नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हिंदी का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए प्रश्न को पढ़ें, समझें और याद रखें। प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठक के लेखक कौन है? मछली शीर्षक पाठक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल मछली शीर्षक पाठक के लेखक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठक साहित्य की कौन विधा है? मछली शीर्षक पाठक साहित्य की कौन विधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कहानी। अगला प्रश्न है, मछली लेकर कौन भागा था? मछली लेकर कौन भागा था? तो संतु। मछली लेकर कौन भागा था? संतु। अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, शांतु। संतु। तो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, माँ। अगला प्रश्न है आपका, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार। निम्न मध्य वर्गीय परिवार, ऑप्शन नंबर सी, निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। अगला प्रश्न है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, माँ ने। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पिता। पिता ने मछली खाता था। अगला प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मछली मांगना चाहता था। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 1937 ईस्वी। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नर्तकी के रूप में है। अगला प्रश्न है कि हलकरों का अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, संदेशवाहक। संदेशवाहक। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 7वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 9.5 साल के उम्र में ही उसके पिता का देहांत हो गया, देहावसान हो गया, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जीत जीत में निखारता हूँ पाठक की विधा है? जीत जीत में निखारता हूँ पाठक की विधा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही है, साक्षात्कार। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पिता का। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लखनऊ में। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी बजाते थे। सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चाचा। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कथक से। ऑप्शन नंबर सी कथक से है। अगला प्रश्न है नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से जुड़े थे डांस के लिए। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अम्मा को। चलते अगले प्रश्न की। पहला प्रश्न है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। मेरे बिना तुम प्रभु के पाठ का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए आपका रेनर मारिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रेनर मारिया। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ननकाना साहब कहाँ है? ननकाना साहब कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में है। ननकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से संज्ञा का शब्द है। निम्नलिखित में से संज्ञा का शब्द है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें जो है कि राष्ट्र कवि दिनकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी से पुरस्कारित किया गया है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा, सभी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए। अगला प्रश्न देखिए सैन साहब की कार की कीमत है। सैन साहब की कार की कीमत है। तो सैन साहब की जो कार है उसका कीमत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 7,500 रुपये। 7,500। अगला प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? भारत से हम क्या सीखे पाठ
गद्य की कौन सी विधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भाषण। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका कि मुहावरा है और मुहावरे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न मुहावरा से पूछा जाता है, तो ये सभी मुहावरा प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली हो जाना यानी पास पैसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पास पैसा ना होना, हाथ खाली होना। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तो तैयार होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हाथ साफ करना यानी चोरी करना। हाथ साफ करना यानी चोरी करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अनु। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनु। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पाड़ा। पराक, पाड़ा। अगला प्रश्न है, परिश्रम में कौन उपसर्ग है। परिश्रम में कौन उपसर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, परी। परी, परी। अगला प्रश्न है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश शब्द में उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अब। ओ वो, अब। अगला प्रश्न देखिए, निर्जनन में कौन सा उपसर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, निरन। अगला प्रश्न है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, निस। अगला प्रश्न है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ओ। अगला प्रश्न है, अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है,